एक मिनट दीजिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब हमने एक छोटी सी ट्रिक समझनी है टू नो द फार्मूला ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब ये आपने ना एक ट्रायंगल अपने जहन में रख लेना है। एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के उसकी छत पे वोल्टेज रखा, एक कमरे में करंट और एक कमरे में क्या रखा, रेजिस्टर। अब बेटा आपने जो भी फाइंड करना है, जिसका फार्मूला निकालना है, उसको कवर कर लें, उसको हाइड कर लें, बाकी जो बचता है वो लिख लें। जैसे अगर मैंने वोल्टेज का फार्मूला निकालना है, मैं इसको भूल जाता हूं, तो बाकी क्या बचता है, आई आर। तो आपने याद रखना है, वोल्टेज का फार्मूला निकालना है, वोल्टेज को भूल जाऊंगा तो आई आर बचेगा, तो वोल्टेज का फार्मूला बनेगा आई आर। अच्छा, अब अगर मैंने करंट का फार्मूला निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आई का फार्मूला, मैं आई को भूल जाऊंगा, बाकी जो बचेगा वो लिख लूंगा। तो ऊपर बचा वी, नीचे बचा आर, तो करंट का फार्मूला बन जाएगा वी बाय आर। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने रेजिस्टर का फार्मूला निकालना है, रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, तो आप क्या करें जी, अगर आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करें, आर को कवर कर लें, बाकी जो बच गया उसको लिख लें। तो बाकी बचा है वी बाय आई, वोल्टेज बाय करंट। तो आप यहाँ पर अगर आर का फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा जी, आर इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। जी बेटे, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? बस ये आप लोग के लिए आसानी है कि अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो वोल्टेज का फार्मूला आई आर, करंट का फार्मूला वी ओवर आर, और आर का फार्मूला वी ओवर आई। चले, तो अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं होती तो फिर भी ठीक है। अच्छा बेटे, अगर पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ओहम्स लॉ, तो उसका हेडिंग पैटर्न क्या होगा, किस तरह लिखेंगे? अच्छा, हेडिंग पैटर्न बताता हूँ, पहले एक बात रह गई है वो बता दूं। अभी मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ। सारी बातें हमने कर ली, बस ये बात रहेगी कि ओहम्स लॉ कब कब अप्लाई नहीं होता। तो अब हमने पढ़नी है जी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, ये स्पेलिंग क्यों गलत हुई जा रहे हैं आज। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। बेटा पहली बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर ओहम्स लॉ नहीं लगेगा, ओहम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो आपने पहली कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बेटा ये दो आपके पास ओहम्स लॉ की लिमिटेशन आपने याद रखनी है, एक ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और दूसरा ये कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा बच्चे, अब अगर आपको मैं हेडिंग पैटर्न बताऊं, अगर ओहम्स लॉ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, शॉर्ट तो इसमें से मैंने बता दिया ना क्या क्या बनेंगे। हेडिंग पैटर्न क्या होगा जी, तो बेटा याद रखना है, बड़ा आसान हेडिंग पैटर्न है। नंबर वन, आप इसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको दो बातें लिख कर दी थी। एक लिखा था जॉर्ज साइमन ओहम, साइंटिस्ट का नाम, और दूसरा मैंने लिखा था वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। दूसरी हेडिंग आप देंगे स्टेटमेंट, जो कि आपको मैंने स्टेटमेंट लिख कर दी थी। तीसरी हेडिंग आप देंगे मैथमेटिकली, ये भी आपको लिख कर दी थी प्रॉपर। चौथी हेडिंग में आप लिखेंगे रेजिस्टेंस। बस ये याद रखना कि रेजिस्टेंस में मजीद आपने हेडिंग्स लिखनी है कुछ। जैसे रेजिस्टेंस में सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप इसका फार्मूला लिखेंगे,
देन आप इसका यूनिट लिखेंगे एंड देन आप इसकी रीजन लिखेंगे। ये 4 हेडिंग्स आपने रेजिस्टेंस के अंदर बनानी। नंबर 5 पर आ जाए तो नंबर 5 पर आपने ओमिक कंडक्टर्स वर्सेस नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इसमें आपने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स में फर्क करना है। और नंबर 6 पर आपने लिखनी है लिमिटेशंस। लो बच्चों, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का हेडिंग पैटर्न होगा। अगर आपको ओहम्स लॉ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये हेडिंग पैटर्न फॉलो करना है। जी बच्चों को मसला मसाइल को सवाल हो तो पूछे, मेरे से भी पूछें जा भाई जल्दी से। अगर समझ आ गई है तो ओके करें बच्चों। जी शेर रोज समझ आया कुछ के नहीं आया? चलें बेटा, तो बस आपने इसमें कॉन्सेप्चुअली यही बातें याद रखनी है कि जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा वहां पर करंट ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक हो गया बेटा? चलें, तो आज के लेक्चर में यही कुछ था और नहीं कुछ पढ़ना हमने। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बहुत है ओहम्स लॉ। अगर जरूरत पड़ी तो कल 5 बजे क्लास ले लूंगा आपकी। वो मैं आपको सुबह ही बता दूंगा कि 5 बजे क्लास होगी कि नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ी तो कल संडे है लेकिन 5 बजे आप क्लास में हाजिर हो जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, ओके बाय। जी हीरा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वजन, नहीं बेटा कल शाम को 5 बजे 5 PM पर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर होता है ना उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपका वजन है 60 kg, 60 kg, तो 60 मैग्नीट्यूड होगा, केजी आपका यूनिट होगा। एक दफा दोबारा समझ लें। देखें अगर आपने अपना मैथ्स लिखा है लेट से 60 kg, तो इसमें जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है यानी जो नंबर है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये नंबर है 60, तो 60 आपका क्या है मैग्नीट्यूड। वाइल ये जो केजी है, ये केजी क्या है, दिस इज द यूनिट। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड एक्चुअली में क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द न्यूमेरिकल वैल्यू। जी हीरा बेटे समझ आ गई? जहां जहां पर मैग्नीट्यूड आएगा उसका मतलब वैल्यू, जी जी बिल्कुल। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ वैल्यू। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिख दिया तो फिर वेक्टर बन जाएगा वो। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है उसका मतलब है सिर्फ ये वैल्यू। जी जी बच्चे समझ आई? ओके करते हैं, समझ आ गई है? फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था जो स्केलर होते हैं ना उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। स्केलर और वेक्टर में तो फर्क पता है ना आपको। जो स्केलर होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जबकि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास यूनिट भी होता है, और उनके पास एक तीसरी चीज भी होती है यानी कि डायरेक्शन।
तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। ये बताया। चलें बेटा। ओके बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।